स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में आज हम आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 1 समझाएंगे, जो कि हमारा द्रव्य से रिलेटेड होगा। इसकी कुल आज 24 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और अब हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन की वीडियोस मिलेगी। जैसे बीएससी वाले जो स्टूडेंट होंगे उनमें कुछ जगहों पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो उसका सॉल्व भी आपको दिया जाएगा। जितने प्रश्न आपको बताए जाएंगे वीडियो को स्किप किए बिना, यदि आप हमारे द्वारा समझाए गए तरीकों को भी अपने नॉलेज में इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अच्छे नंबर से बीएससी ज़रूर पास करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के प्रश्नों को देख लिया जाए। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए आपके पास है यहाँ पर डाल्टन ने, ऑप्शन बी प्राउस्ट ने, ऑप्शन सी रिक्टर ने एंड ऑप्शन डी गैलुसैक ने। तो देखिए, इस प्रश्न में समझाना कुछ नहीं, सिर्फ जिसने किया था उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो प्राउस्ट ने मतलब स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। डाल्टन ने जो है गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। रिक्टर जो हैं ये आपका व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किए थे। गैलुसैक जो है गैलुसैक के आयतन संबंधी नियमों का प्रतिपादन किए थे। अब चूंकि इस प्रश्न में पूछा था कि स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये रिक्टर से ही हो जाएगा, राइट। अब देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूँगा, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, आप सब लोग ध्यान दें। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव के सतह के अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि यदि आप गर्म नहीं करते हैं तब कोई चीज़ वाष्प में बदलती है तो उस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं, मतलब जल की बूंदों, जल का वाष्प बदलना। गर्म करके बदलते हैं तो वहाँ आश्वन भी आएगा कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर आपका क्वथन भी आएगा। क्वथन में यदि निश्चित ताप पर कोई वाष्प बदल रहा है तो वो क्वथन हो जाएगा, और आश्वन में क्या करते हैं, पहले उसको निश्चित ताप पर गर्म करके वाष्प बदलेंगे, फिर ठंडा करके द्रव में बदल लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर मैटर ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पन, मतलब दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है ना, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न तो बड़ा सरल है, बट आप यहाँ पर समझेंगे नहीं, तो मैं आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे ये बर्फ है, तो ये बर्फ के अणु हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। वैसे बर्फ के जो अणु होते हैं वो जल के ही अणु होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज डैट। और ये बर्फ कौन सी अवस्था में रहता है बच्चा, ठोस अवस्था में रहता है। आप जब ये पिघलेगा तो कौन सी अवस्था में जाएगा, जल में, मतलब कि द्रव में जाएगा और जल बनेगा, तो थोड़े से अणु जो होंगे दूर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा अणुओं की वो ऊर्जा होती है जो उसको एक दूसरे से होल्ड करके पकड़ने में मतलब सहायक होती है। जब ये मतलब कि यहाँ से दूर होंगे तो यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ जब आपका बर्फ पिघल रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होगी, घटेगी, और जो आपका गतिज ऊर्जा है वो आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान दीजिए, यदि गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन करता है तो यहाँ पर बढ़ता है। आई होप कि आपने इसको अच्छे समझा भी है। तो ये हमारा इस प्रश्न में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा देखते हैं। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। ऑप्शन बी वहाँ पर हमारे पास है, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन और अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो एक बात आप सभी लोग ध्यान दें, ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं पहले ये जानो। मतलब किसी ठोस को गर्म करो, बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में, वाष्प अवस्था में चला जाता है, तो उस घटना को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो है अणुओं के बीच आकर्षण और ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, ये दोनों तो गलत हो जाते हैं। अणुओं का स्वतंत्र हो जाना मतलब गैस अवस्था में कोई अगर परिवर्तित होता है तो उसके अणु काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, तो ये कुछ सही लग रहा है। बट पहला ऑप्शन देखते हैं,
गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये सही होगा, क्योंकि आप गर्म करते हो, ऊर्ध्वपातन की क्रिया में गर्म शब्द आता है, तभी तो वो मतलब कि पदार्थ मतलब कि वाष्प बदलेगा, ऐसे तो बदलेगा नहीं। इसलिए सही ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। चलिए देखिए, टिक इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं हो, मैं पेन से टिक नहीं लगाता। वीडियो एक कंटेंट भरा वीडियो है, इसके अलग अदर पार्ट भी आपको दिए जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग शेयर जरूर करिए, प्लीज़ 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 शेयर जरूर करिएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए शहद एवं नमक, ऑप्शन बी दूध एवं पानी, ऑप्शन सी शहद एवं पानी, ऑप्शन डी पानी एवं साबुन। तो देखिए, शहद कोई यौगिक नहीं है, शहद में आपके ग्लूकोज पाए जाते हैं और भी पदार्थ पाए जाते हैं, बट शहद कोई यौगिक है नहीं। नमक तो है, तो ये यौगिक का युग्म नहीं बनेगा। दूध भी कोई यौगिक नहीं है, दूध में वसा पाया जाता है, तो वसा कंपाउंड हो सकता है, बट आपका मिल्क कंपाउंड नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। शहद नहीं है तो फिर ये तो आपका पहले से गलत है। पानी आपका वाटर H2O का फार्मूला होता है, इसलिए ये यौगिक है। और साबुन भी यौगिक है, जैसे कि हम एक स्टीयरेट सोप की बात करें तो C17H35 COONA, ठीक है। तो इसलिए साबुन जो है एक यौगिक होता है, क्योंकि इसका सूत्र भी होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5वें का। चलिए अगला, भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी जो है आपका चांदी। तो मैं आप सभी से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी बताऊंगा आप सभी को, और साथ ही साथ आपको यहाँ से 3 और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा जो आपको क्लियर करना है। आप चाहे तो नोट्स में भी लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम है भूगर्भ में पृथ्वी के अंदर, और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की बात करें तो ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है लोहा तो कभी भी सबसे पहले नंबर पर किसी भी प्रकार से प्रश्न किया जाएगा नहीं आएगा। तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु पृथ्वी में, लेकिन यदि तत्व पूछा है तो आप ऑक्सीजन करोगे, अधातु पूछा है तो आप ऑक्सीजन करोगे। नेक्स्ट, 7वां, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? देखिए, खाना पकाने के लिए टेम्परेचर आपको चाहिए। कम टेम्परेचर का मतलब क्वथनांक आप अगर बढ़ रहा है तो ज़्यादा टेम्परेचर में वो चीज़ उबलेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें मिल जाएगी उसको। तो यहाँ पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बिना और ऑप्शन पढ़े हम डायरेक्ट इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 7 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए, इस पर टाइम मत लीजिए, आप सब लोग जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट। निम्न कौन सी द्रव्य नहीं है? तो देखिए, द्रव्य वो होता है जो स्थान और जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, ठीक है। और उसको पहचानने का मेरा एक तरीका है, यदि जिस चीज़ को सूंघ सको वो द्रव्य होगा, जिस चीज़ को चख सको वो द्रव्य हो सकता है, मतलब जिसमें स्वाद होता है, और जिस चीज़ को आप स्पर्श कर सको। आप प्रकाश को स्पर्श भी नहीं कर सकते, सूंघ भी नहीं सकते, और आप मतलब कि उसका स्वाद भी नहीं बता सकते, इसलिए प्रकाश आपका द्रव्य नहीं है। और ये स्थान भी नहीं करता, तो मतलब द्रव्य की डेफिनेशन को प्रकाश शो नहीं करता, इसलिए प्रकाश द्रव्य नहीं है। कोयला, उसका एक स्वाद होगा, आप चक्कर देखिए, लकड़ी में भी एक स्वाद होगा, कॉपर में भी, आप इन चीज़ों को छू भी सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी मैटर को क्लासीफाई किया करें, मेरे तरीके को इस्तेमाल करें, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चूँकि मैं यहाँ पर आपको हेडिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो और आपको क्लियर कर देता, मैं आपको केवल क्वेश्चन समझा रहा हूँ। चलिए खैर आगे चलते हैं। यम द्रव्यमान के लुप्त होने पर ऊर्जा जो उत्पन्न ऊर्जा होगी, तो ये आपको पता है ग्रेट साइंटिस्ट द्वारा किया गया इक्वेशन जो है मास एनर्जी इक्वेशन mc², ठीक है। mc² अर्ग में, ठीक है। यदि ये यम ग्राम के बजाय किलोग्राम होता है तो यहाँ पर मात्रक में क्या लिख दिया जाता है? जूल। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, mc² अर्ग में बी नंबर सही हो जाएगा। प्रकृति में जल किस अवस्था मिलता है? तो भैया अगर ये नहीं जानते हो तो आज से आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए। ये आपका क्या होगा? बी नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, देखते हैं, सॉरी हम जल्दबाजी में बता रहे हैं। प्रकृति में जल मिलता है ठोस, द्रव, गैस तीनों में। थोड़ा सा मैं यहाँ जल्दबाजी में बता दिया, क्योंकि बर्फ भी प्रकृति में मिलती है, द्रव भी, मतलब जल तो मिलता है, और जल की वाष्प भी प्रकृति में मिलती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। अब भैया गतिज ऊर्जा जो है वो ऊर्जा होती है जो उसको गति करने के लिए स्वतंत्र, मतलब कि गति करने के लिए प्रेरित करती है। और ठोस के अणु गति कहाँ करते हैं? बहुत कम गति करते हैं, ना के बराबर करते हैं, हिलटे डुलटे ही नहीं, मतलब कंपन करते हैं। तो कंपन कोई गति थोड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर बहुत कम। तो देखिए क्या लिखा, गैस के अणुओं से अधिक, द्रव के अणुओं से अधिक, गैस के अणुओं के बराबर, द्रव के अणुओं से कम। तो भाई द्रव में तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर द्रव के अणुओं से क्या हो जाएगा? कम। ओवरऑल पूछता तो बहुत कम लगाते, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अंतराणुक बल अधिक होगा, मतलब अगर आप किसी को बांध कर रखेंगे तो गति कर ही नहीं पाएगा, तो जिसमें ज़्यादा बांध कर रखने वाली क्षमता होगी वो कम गति करेगा, मतलब जिसमें गतिज ऊर्जा कम होगी वही आपका अंतराणुक बल अधिक दर्शाएगा, मतलब ठोस। ऑप्शन ए ठोस। आई होप कि आप समझ रहे हैं। 14 नंबर, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक। ये एक रटी रटाई डेफिनेशन है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। गलनांक जो है उसमें क्या होता है, कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में बदलता है। हिमांक क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस की अवस्था में बदलता है। और ये तो गैसों के जो हैं द्रवित वाले, कोई भी गैस इस ताप पर मतलब कि द्रव की अवस्था में बदलती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा कुल मिलाकर वो क्वथनांक होगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा भाई बढ़ जाएगी ना। भाई ताप बढ़ाओगे किसी पदार्थ के तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इन ऊपर वाले प्रश्नों में तो यही डिस्कस किया गया ना। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता उन्हें कहते हैं भैया। अब ये तो आप सबको पता होना चाहिए ना, द्रव कहते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन था। चलिए अभी और क्वेश्चन है, हमने 24 क्वेश्चन बताया है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, अंतराणुक बल जो है, तो यहाँ पर लिखा अंतराणुक बल नगण्य होता है, मतलब कि जिसमें बल नगण्य होगा वो बहुत तेज गति करेंगे उसके अणु। और ऐसा किस में होता है भैया? गैस में होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी। आपको सरल प्रश्न आ रहे हैं। निम्न में ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ वो पदार्थ होगा जो मतलब कि ऊर्ध्वपातन की घटना दिखाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस को गर्म करो, बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए। ठीक है, तो सल्फर के अंदर वो ताकत है नहीं, बर्फ तो ऐसा करेगा नहीं कभी, कोयला तो करेगा नहीं, नौसादर के अंदर वो ताकत है, मतलब नौसादर एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। 3 और पदार्थों के नाम याद रख सकते हैं। आपका यहाँ पर जो है कपूर भी होता है, आपका जो है यहाँ पर नेप्थलीन भी जो होता है, ये आपका जो है एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो और नौसादर तो है ही है। नेक्स्ट नंबर, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। 19 नंबर का बताना है। तो क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन कर देते। कुल मिलाकर क्वथनांक को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। जल में जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, नौसादर और नमक को पृथक कर किया जा सकता है। भैया नौसादर में कौन सा गुण है? ऊर्ध्वपातज का। तो ऊर्ध्वपातन वाली घटना आप बिना देखे टिक मार लें। ठीक है, ऊर्ध्वपातन वाली घटना से हम मतलब ऊर्ध्वपातन वाली विधि से हम नौसादर को नमक से अलग करते हैं। राइट, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, जल। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन मिश्रण है, ये समझना है आपको। तो देखिए लोहा जो है ये आपका तत्व है और तत्व का भी मिश्रण होता नहीं। चीनी एक यौगिक है, यौगिक भी मिश्रण नहीं होती। स्याही भी यौगिक है और ये भी मिश्रण नहीं होगी, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है। सोना तो यहाँ मिश्रण शब्द नहीं आएगा। दूध जो है जल और वसा का मिश्रण होता है। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, तो मिश्रण नहीं होता। तो इसमें कुछ चीज़ें मिश्रण भी हो, कुछ चीज़ें मिश्रण नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन तो सही नहीं होगा। टूथपेस्ट जो है कई चीज़ों की मिलावट होती है, आप सभी लोग जानते हैं। दूध भी है, स्याही भी है और वायु भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जा रहा है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना, जल का निर्माण। ठीक है, तो देखिए वाष्प का बनना, जब किसी अलग पदार्थ से कोई पदार्थ बनता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, और अगर ध्यान दीजिएगा, सॉरी हमने गलत बता दिया, हाँ सही था, सही है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये पूछा था। तो जब कोई नया पदार्थ बनता है किसी अन्य पदार्थ से, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयला जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। दूध जब सड़ेगा तो वहाँ पर आपका जो है उसमें नए पदार्थ की बनेगा। इस समय नहीं याद आ रहा कि दूध के सड़ने पर क्या बनता है। ठीक है, शायद उसका लैक्टिक एसिड, लैक्टम जो है किसी में कन्वर्ट होता है, बट याद नहीं, क्लियर नहीं, इसलिए नहीं बता सकते। डी नंबर जो है जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, तो ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन है ही है। वाष्प जब बनता है तो वहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं होती, जल के अणु ही दूर दूर हो जाते हैं, बस यही होता है। और दूर दूर होने का मतलब कोई नया पदार्थ थोड़ी बना, वही चीज़ें दूर दूर हुई हैं। तो वाष्प का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन आपका जो है यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 2 प्रश्न और है। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए है, जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। ऑप्शन नंबर बी, जब दूध के बर्तन को
बर्फ़ की सिल्ली पर रखा जाए, तो ये ज़्यादा सही है। जब आप बर्तन को बर्फ़ की सिल्ली पर रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे से ऊष्मा मिलेगी और पूरे मतलब कि दूध के सारे मतलब पदार्थ में एक समान रूप से ठंडी वाली ऊष्मा जाएगी। जब आप उसके बर्तन की ढक्कन पर रखोगे तो ऊपर ऊपर मिलेगा और नीचे नहीं पहुँचेगा। तो ये आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर सॉरी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो, कौन सा ऑप्शन बता, बी नंबर सही हो जाएगा, तो हम सी को देखेंगे ही नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी मैग्नीशियम। सिलिका एक मिश्रण होता है या फिर कहिए सिलिका का सूत्र SiO2 होता है, तो वो तो तत्व हो नहीं सकता। कांच का भी सूत्र होता है। तो जो ये आपका ये मैग्नीशियम है, सिलिका बालू के रेत को भी कहते हैं, तो ये कुल मिलाकर मैग्नीशियम जो है वो तत्व है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।